हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद क्लासेस। तो 11 क्लास अब एंड हो गई है। रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण, ये लास्ट चैप्टर था आपका, ये 19 चैप्टर है ना। इसमें कुछ चैप्टर को रिड्यूस किया है डियर, जब से हमारा नया सिलेबस आई थी 2024 से। तो इसमें सिलेबस रिड्यूस किया गया है और 19 चैप्टर अब बचे हैं इसमें 11 क्लास में। और देन आपका 12 क्लास स्टार्ट होगा अब नेक्स्ट वीडियो में। तो डियर, जिनका भी नीट का एग्जाम है या फिर एंट्रेंस एग्जाम है, उन बच्चों के लिए मैं बताना चाहूंगी जिस स्टेट में, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, सभी जगह ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में शायद आई थिंक रहता है। एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर जो रहते हैं, एक साइड हिंदी एक साइड इंग्लिश में रहते हैं। तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यदि पढ़ लेते तो ज्यादा बेटर रहेगा। और नीट के लिए तो रिवीजन के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है डियर कि उन लोग रिवीजन कर लेते हैं, ताकि बच्चे बाद में क्या कर सके, उसको अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं एग्जाम के आसपास में। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डियर। यहाँ पे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग जरूर बताइएगा कि ये वाली रिकॉर्डिंग, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग बुक है, ये कब आप लोग सुनते हैं, किस टाइम आप फ्री रहते हैं, जो आप इसको एक बार सुन भी लेते हैं और आपकी रिवीजन भी हो जाती है ना। कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ये जितने बच्चे देखेंगे इसको उतना ज्यादा शेयर जरूर करेंगे, ताकि उन लोग के पास भी वीडियो पहुंच सके। और वीडियो वॉच करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट आए कि आपको वीडियो कैसी लगी। इंग्लिश मीडियम के लिए आया था उसमें कि मैम हिंदी में पढ़ा रहे हैं, तो देखिए डियर, अभी मैं हिंदी में ही कंप्लीट करवा रही हूँ एक बार, ताकि ज्यादा बच्चे हिंदी में ही प्रिफर करते हैं। देन उसके बाद जो भी शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे, इसमें जो पीडीएफ के फॉर्म में दिया जाएगा, सारे जितने इंपॉर्टेंट रहेगा चैप्टर में वही चीज दिया जाएगा। लेकिन बायोलॉजी में कुछ वैसा कट कॉपी पेस्ट वाला नहीं है डियर। इसमें क्या है ना कि हम पूरे एक लाइन लाइन पढ़ते हैं ना बायो में, तो सभी लाइन में क्वेश्चन निकलते हैं। और यदि जो बच्चे बायोलॉजी एक एक लाइन पढ़ते, चाहे इंग्लिश में हो हिंदी में हो, तो उनके लिए ज्यादा बेटर होता है। क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर पाते हैं एग्जाम में, और सही सही करके आते हैं तो नंबर थोड़ा बढ़ भी जाते हैं और सिलेक्शन होने की चांसेस भी ज्यादा हो जाती है। और अभी जैसे बोर्ड एग्जाम जिनका हो 11 का देना चाहते हैं, जैसे भी 11 का होगा हमारे झारखंड में भी, और दूसरे स्टेट पे भी जिनके यहाँ 11 के एग्जाम हो, तो उनके लिए भी तो काफी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए इस चैप्टर के अंदर में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट में अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन के बारे में, मानव अंतःस्रावी तंत्र, हृदय विक्र और जठर आंतरिय पद के हार्मोन, और हार्मोन क्रिया की क्रिया विधि। यानी ये 4 पॉइंट पे हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर में। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि आप अध्ययन कर चुके हैं कि तंत्रिका तंत्र विभिन्न अंगों के बीच एक बिंदु पर बिंदु द्रुत समन्वय का कार्य करता है। जैसे पहले वाला चैप्टर हम लोग ने पढ़ चुके हैं, है ना। तंत्रिकीय समन्वय काफी तेज लेकिन अल्प अवधि का होता है। तंत्रिकीय समन्वय जो होता है बिल्कुल तेज होता है, लेकिन थोड़ा अल्प अवधि होता है इसका। तंत्रिका तंतुओं द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं को तंत्रिकाएं नहीं होने के कारण कोशिकीय क्रियाओं के लिए आपका तथा निरंतर नियमन के लिए विशेष प्रकार के समन्वय की आवश्यकता होती है। यह कार्य हार्मोन द्वारा संपादित होता है। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र मिलकर शरीर का, देखिएगा, शरीर के शरीर क्रियात्मक कार्यों का समन्वय और नियंत्रण करते हैं। क्या क्या मिलकर करते हैं? तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र मिलकर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है डियर आपका, तो जरूर से ध्यान देते जाइएगा। और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट निकल रहे हैं, सारी चीज को आप लोग को फॉलो करते जाना है। हम सबसे पहले बात करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों और हार्मोन के बारे में। इसमें देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों में नालिकाएं नहीं होती हैं। क्या नालिकाएं नहीं होती हैं? अतः वे देखिएगा नालिका विहीन ग्रंथियां कहलाती है। क्या कहते हैं? नालिका विहीन होगा क्योंकि इसमें नालिकाएं होती ही नहीं है, ये ग्रंथियां कहलाती है। इनके स्राव हार्मोन कहलाते हैं। इनके जो स्राव हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन की आपका देखिएगा चिरस ममत परिभाषा के अनुसार हार्मोन अंतः स्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रक्त में मुक्त किए जाने वाले रसायन है, जो दूरस्थ लक्ष्य अंग तक पहुंचाए जाते हैं। परंतु इस परिभाषा को अब रूपांतरित किया गया है, जिसके अनुसार हार्मोन सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाले आप पोषक रसायन है, जो अंतर कोशिकीय संदेह वाहक के रूप में कार्य करते हैं। इस नई परिभाषा के अंतर्गत देखिएगा सुनियोजित अंतः स्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन के अतिरिक्त कई नई अणु भी सम्मिलित होते हैं। कई नए अणु भी सम्मिलित होते हैं। देखिएगा नेक्स्ट में हमारा आपका
कशेरुकियों में कम हार्मोन के साथ एक सरल अंतःस्रावी तंत्र होता है, जबकि कशेरुकियों में कई रसायन हार्मोन की तरह कार्य उनमें समन्वय स्थापित करते हैं। यहाँ मानव अंतःस्रावी तंत्र का वर्णन किया गया है। यहाँ क्या किया गया है? मानव अंतःस्रावी तंत्र का वर्णन किया गया है। यहाँ पे दूसरा में देखिएगा कि मानव अंतःस्रावी तंत्र जो कि दिए देख पा रहे होंगे आप लोग इसका डायग्राम में कि अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति कहाँ कहाँ कौन सा पोर्शन है। यहाँ पे वृषण जो कि नर में, अंडाशय मादा में, अग्नाशय और अधिविक्र ग्रंथि, देन आपके थायराइड ग्रंथि जो पैराथायराइड कहते हैं, पिनियल आपका हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि, ये सब आपको यहाँ पे डायग्राम में दिया गया। अंतःस्रावी ग्रंथियां और शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हार्मोन स्रावित करने वाले उत्तक कोशिकाएं मिलकर अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या बताया कि शरीर के विभिन्न भाग में स्थित हार्मोन जो होते हैं, अलग अलग भाग में जो भी हार्मोन स्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो जो स्रावित होता है, जो सिक्रेशन होता है, करने वाले उत्तक जो होते हैं, कोशिकाएं जो होते हैं, मिलकर जो अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे आपके कौन कौन से हैं एग्जाम्पल में देखिएगा, लाइक आपका देखिएगा डियर, पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, थायराइड एंड एड्रिनल, अग्नाशय, पैराथायराइड, थाइमस और जनन ग्रंथियां। नर में वृषण और मादा में अंडाशय होते हैं। हमारे शरीर के सुनियोजित अंतःस्रावी अंग है जो चित्र 19.1 में दिखाया गया है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य अंग जैसे जठर, आंतरिक मार्ग, यकृत, वृक्क, हृदय आदि भी हार्मोन का उत्पादन करते हैं। ये सब जो अतिरिक्त अन्य में पूछेगा, अदर में पूछेगा डियर आपके एग्जाम में, तो जठर, आंतरिक मार्ग होगा, यकृत, वृक्क, हृदय आदि भी हार्मोन का उत्पादन करते हैं। मानव शरीर के सभी प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों तथा हाइपोथैलेमस की संरचना और उनके कार्य का संक्षिप्त विवरण अगले भाग में दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर में पार्ट बाय पार्ट आपका दिया गया है, जिसमें हमारा हाइपोथैलेमस। सबसे पहले क्या है? हाइपोथैलेमस। जैसा कि आप जानते हैं कि हाइपोथैलेमस आपका देखेगा या डाइनसिफेलोन, जिसको अग्र मस्तिष्क पश्च का आधार भाग है ना? यह शरीर के विविध प्रकार के कार्यों का नियंत्रण करता है। इसमें हार्मोन का उत्पादन करने वाली कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें आपका न्यूक्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको न्यूक्ली कहते हैं। यह हार्मोन पीस ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन के संश्लेषण और स्राव का नियंत्रण करते हैं। हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाला हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं डियर? दो प्रकार के होते हैं। और यहाँ पे देखिएगा मोचक हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन से स्राव को प्रेरित करते हैं, और निरोधी हार्मोन, मोचन हार्मोन और निरोधी हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन को रोकते हैं। देखिए आपके एग्जाम में पूछता है कि मोचक हार्मोन क्या है? जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन से स्राव को प्रेरित करता है, सिक्रेशन को प्रेरित करता है, उत्साहित करता है, एनकरेज करता है। लेकिन यहाँ पे निरोधी हार्मोन में क्या करता है? जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन को रोकता है। जो भी पीयूष ग्रंथि है उसको क्या करेगा? हार्मोन को रोकने की काम करेगा। उदाहरण में देखिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे आपका हाइपोथैलेमस से निकलने वाला गोनाडोट्रोफियन मुक्तकारी हार्मोन के स्राव पीयूष ग्रंथि में गोनाडोट्रोफियन हार्मोन के संश्लेषण एवं स्राव को प्रेरित करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। वहीं दूसरी ओर जाते हैं तो हाइपोथैलेमस से स्रावित आपका देखिएगा सेमेटोस्टेटिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन के स्राव को रोधक है। यह हार्मोन हाइपोथैलेमस की तंत्रिका आपका तंत्री कोशिकाओं से प्रारंभ होकर तंत्रिकांच होते हुए तंत्रिका सिरों पर मुक्त कर दिए जाते हैं। यह हार्मोन निवाहिका परिवहन तंत्र द्वारा पीयूष ग्रंथि तक पहुंचते हैं और अग्र पीयूष ग्रंथि के कार्यों का नियमन करते हैं। पश्च पीयूष ग्रंथि का तंत्रिकीय नियमन सीधे हाइपोथैलेमस के अधीन होता है, जो 9.2 में आपका दिखाया गया। दूसरा हम बात करेंगे आपका पीयूष ग्रंथि की बात करेंगे 9.2 में। देखिएगा इसमें 19.2 में पीयूष ग्रंथि तथा हाइपोथैलेमस के साथ इसके संबंधता की आरेखीय परिस्थिति। पश्चात की पीयूष ग्रंथि न्यूयॉर्क परिसंचरण कहाँ पे है डियर? हाइपोथैलेमस। देखिएगा हाइपोथैलेमिक तंत्रिक कोशिकाएं दोनों आपका न्यूरॉन जो है यहाँ पे देखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा पीयूष ग्रंथि एक सेला टर्सिका नामक अस्थिल गुहा में स्थित होती है, और लेना आपका क्या एक वृत्त द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती हैं, जिसमें से देखिएगा क्या बताया पीयूष ग्रंथि क्या कि पीयूष ग्रंथि एक सेलर टार्सिका नामक अस्थिल गुहा में स्थित होती है और एक वृत्त द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है, जो कि 19.2 में दिखाया गया। आंतरिकी के अनुसार पीयूष ग्रंथि देखिएगा एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफिसिस नामक दो भागों में विभाजित होती हैं। एडेनोहाइपोफिसिस आपको हाइपोफिसिस दो भागों का बना होता है, पार्स देखिएगा डिस्टेलियस और पार्स आपका इंटरमीडिया। क्या क्या बताया गया यहाँ पे? पार्स आपका डिस्टेलिया और आपका पार्स डिस पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिस को साधारणतः अग्र पीयूष ग्रंथि कहते हैं। जो भी आपका
पार्स डिस्टेलिस को साधारणतः क्या कहा जाता है? नॉर्मली में अग्र पीयूष ग्रंथि कहते हैं, जिससे वृद्धि हार्मोन और आपका देखिएगा इसमें सोमेटोट्रोफिन, जीएच जिसमें प्रोलैक्टिन यानी कि आपका मेमोट्रोफिन थायराइड प्रेरक हार्मोन एंड एडिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन या फिर कॉर्टिकोट्रोफिन या फिर आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और पुटिका प्रेरक हार्मोन का स्राव करता है। पॉर्स इंटरमीडिया एकमात्र हार्मोन लेनोसाइट प्रेरक हार्मोन या मेलो देखिएगा मेलेनोट्रोफिन का स्राव करता है। किसका किसका करता है? हमारा दो दो हार्मोन देखे हम लोग, एक हार्मोन तो कंप्लीट हो गया, तो दूसरा जो इंटरमीडिया वाला हार्मोन है, ये मात्र हार्मोन लेनोसाइट प्रेरक हार्मोन या मेलेनोट्रोफिन का स्राव करता है। यद्यपि मानव में पार्स इंटरमीडिया जो मध्य पिंड और पार्स डिस्टेलिस दूरस्थ पिंड में लगभग जुड़ा होता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा डियर आपके लिए। और यदि आप लोग इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो कमेंट कीजिएगा कि इंग्लिश मीडियम में भी चाहिए, तो 10 चैप्टर से हम 19 चैप्टर तक कंप्लीट इधर करवाएंगे डियर इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, न्यूरो देखिएगा हाइपोफाइसिस पार्स नर्वोसा या पश्चय पीयूष ग्रंथि या हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पादित किए जाने वाले हार्मोन ऑक्सीटोसिन या फिर देखिएगा वैसोप्रेसिन का संग्रह और स्राव करते हैं। ये हार्मोन वास्तव में हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित होते हैं और तंत्रिकाज होते हुए पश्च पीयूष ग्रंथि में पहुंचा दिए जाते हैं। वृद्धिकारी हार्मोन के अति स्राव से शरीर की असामान्य वृद्धि होती है, जिसे आपका अब देखिएगा जाइगेंटिज्म यानी कि अतिकायिकता कहते हैं, और इसके अल्प स्राव में से वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, जिसे हम पिट्यूटरी आपका ड्रॉफिज्म यानी कि बौनापन या फिर आपका वामनता कहते हैं। वयस्कों में विशेष रूप से मध्य आयु वर्ग के लोगों में वृद्धिकारी हार्मोन के अतिस्राव से अत्यधिक विकृति यानी विशेषता चेहरे की हो जाती है, जिसे हम अतिकायता या फिर एग्रोगी गैली कहते हैं। इससे गंभीर जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है तथा यदि नियंत्रित ना किया गया हो तो समय से पूर्व मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है ना, समय से पूर्व क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है। जीवन में प्रारंभिक काल में रोग की पहचान बहुत कठिन है तथा अधिकतर मामलों में अनेक वर्षों तक रोग का पता ही नहीं चलता, कि जब तक कि बाह्य अभिलक्षण दिखाई नहीं देने लगता है। जब तक हमारा एक्सटर्नल लक्षण नहीं दिखाई देगा, तब तक हमें अंदर की चीजें जो पता नहीं लगता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और उनमें दुग्ध निर्माण का नियंत्रण करता है। थायराइड प्रेरक हार्मोन थायराइड ग्रंथियों पर कार्य करके उनसे थायराइड हार्मोन का संश्लेषण और स्राव को प्रेरित करता है। एडिनोकोट्रोफी का हार्मोन जो होता है एड्रिनल बॉलबुट पर कार्य करता है, और इसे हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नामक स्टेरॉइड हार्मोन के संश्लेषण और स्रवण के लिए प्रेरित करता है। लुटेनाइजिंग हार्मोन की बात किया जाए, इसमें पुटिका प्रेरक हार्मोन जननांगों की क्रिया को प्रेरित करता है और लिंगी हार्मोन का उत्पादन करता है, अतः गोनाडोट्रोफिन कहलाते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारे नरों में लुटेनाइजिंग हार्मोन एड्रोजन नामक हार्मोन के संश्लेषण और स्राव के लिए प्रेरित करता है। इसी तरह नरों में पुटिका प्रेरक हार्मोन और एंड्रोजन शुक्राणुओं को नियंत्रित करता है। मादाओं में लुटिनाइजिंग हार्मोन पूरी विकसित पुटिकाओं यानी कि ग्राफिकन पुटिका से अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है और ग्राफिकन पुटिकाओं के बचे भाग से कॉर्पस लुटियम बनाता है। पुटिका प्रेरक हार्मोन मादाओं में अंडाशयी पुटिकाओं की वृद्धि और परिवर्धन को प्रेरित करता है। देखिएगा इसमें मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन यानी मेलानोसाइट्स मेलानिन युक्त कोशिकाओं पर क्रियाशील होता है तथा त्वचा की वर्णकता और नियमन करता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है और उनके संकुचन को प्रेरित करता है। मादाओं में यह प्रसव के समय गर्भाशय पेशियों के संकुचन और दुर्ग ग्रंथियों से दूध के स्राव को प्रेरित करता है। वैसोप्रेशन जो होगा आपका मुख्यतः वृक्क की दूरस्थ आपका संवलित नालिका से जल एवं आयनों के पूर्ण शोषण को प्रेरित करता है, जिससे मूत्र के साथ जल का ह्रास यानी कि डायूरेसिस कम हो। अतः इसे हम प्रतिमूत्रल हार्मोन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। एडीएच के संश्लेषण अथवा श्रवण को प्रभावित करने वाली विकृति के परिणाम स्वरूप वृक्क की जल संरक्षण की क्षमता में ह्रास होता है, फलतः जल का ह्रास एवं निर्जलीकरण हो जाता है, और इस अवस्थिति को वो आपका विध में डायबिटीज यानी इंसिपिडस भी कहते हैं। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस या फिर आपका उदक में भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है पीनियल ग्रंथि। क्या है आपका पीनियल ग्रंथि, इसको भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पीनियल ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पृष्ठ यानी भाग में स्थित होती है। पीनियल ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। क्या करती है? मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन को स्रावित करती है। मेलेटोनिन हमारे शरीर के दैनिक लय यानी कि 24 घंटे के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। उदाहरण के लिए सोने जागने के चक्र व शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। इन सब के अतिरिक्त मेलेटोनिन उपापचय वर्णकता मासिक चक्र प्रतिरक्षा क्षमता को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थायराइड ग्रंथि का।
थायराइड ग्रंथि स्राव श्वास नली के दोनों ओर स्थित दो पालियों से बनी होती है। दोनों पालियां संयोजी यहाँ पे देखिएगा उत्तक के पतली पलिनुमा स्तंभ से जुड़ी होती है। प्रत्येक थायराइड ग्रंथि पुटकों और भरण उत्तकों की बनी होती है। प्रत्येक थायराइड पुटक एक गुहा का घेर पुटक कोशिकाओं से निर्मित होता है। ये पुटक कोशिकाओं में दो हार्मोन यानी कि देखिएगा टेट्रा आयोडोथाइनोनिसस और T4 या फिर आपका थायरोक्सिन T3 जो आपका है या फिर टाई ट्राइआयोडोथायरोनिन कहते हैं इसको, ठीक है, T3 को। और T4 आपका ये है नाम जो दोनों का दिया डियर का संश्लेषित करती है। थायराइड हार्मोन का सामान्य दर से संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। हमारे भोजन में आयोडीन की कमी यानी कि अथवा आपको देखिएगा अवथा थायराइड एवं थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है जिसे हम साधारणतः आपका गलगंड कहते हैं, ठीक है ना। एंड गर्भावस्था के समय आपका देखिएगा अवथायरॉइडता के कारण गर्भ में विकसित हो रहे बालक की वृद्धि विकास विकृत हो जाती है। इससे बच्चे की अवरोधित वृद्धि यानी कि देखिएगा क्रेटनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, बहुत बार पूछा है कि इसमें थायराइड में क्या क्रेटनिज्म या वामनता या मतबुंदी त्वचा असमानता मुख बाधिरता आदि हो जाती है, यदि हो जाती है तो। वयस्क स्त्रियों में देखिएगा अवथायरॉइडता मासिक चक्र को अनियमित कर देता है। थायराइड ग्रंथि को कैंसर अथवा इसमें गांठों की वृद्धि से थायराइड आपका हार्मोन के संश्लेषण की दर असामान्य रूप से अधिक हो जाती है। इस स्थिति को थायराइड अतिक्रियता कहते हैं जो शरीर की कार्यकी पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। थायराइड हार्मोन आधारीय देखिएगा इसमें आधारीय उपचायी दर के नियमन के मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये हार्मोन लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। थायराइड हार्मोन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा के उपापचय यानी संश्लेषण और विखंडन को भी नियंत्रण करता है। जल और विद्युत उपघटों को नियमन की थायराइड हार्मोन प्रभावित करते हैं। थायराइड ग्रंथि से एक प्रोटीन हार्मोन यानी कैल्सिटोनिन का भी स्राव होता है जो रक्त में कैल्शियम का स्तर को नियंत्रण करता है और नेत्रोस्थेदी का गलगंड यानी कि एक्स देखिएगा इसमें एक्स ऑप्थेल्मिक ग्वाटर थायराइड अतिक्रियता का एक रूप है। थायराइड ग्रंथि में वृद्धि नेत्र गोलकों को बाहर की ओर उभरा आना आधारी उपापचय दर में वृद्धि एवं भार में ह्रास इसके अभिलक्षण है। इसे हम ग्रेवस रोग भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा आपका जो नेक्स्ट आपका बच गया 19.2.5 में पैराथायरॉइड ग्रंथि। मानव में 4 पैराथायरॉइड ग्रंथियां थायराइड ग्रंथि की पक्ष सतह पर स्थित होती हैं। थायराइड ग्रंथि की दो पालियों पर प्रत्येक में एक जोड़ी पैराथायरॉइड ग्रंथियां पाई जाती है। चित्र में आपको दिखाया गया जो पैराथायरॉइड हार्मोन जो देखिएगा नामक एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। पीटीएच का एक स्राव रक्त के साथ परिसंचारित कैल्शियम आयन के द्वारा नियमित होता है। पैराथायरॉइड हार्मोन रक्त में देखिएगा CA2+ के स्तर को बढ़ाता है और पीटीएच अस्थियों पर कार्य कर अस्थि अवशोषण यानी कि विघटन या फिर विखनिजन प्रक्रम में सहायता करता है। पीटीएच वृक्क नालिकाओं से CA2+ के पुनर्शोषण तथा पचित भोजन से CA2+ के अवशोषण को भी प्रेरित करता है। अतः स्पष्ट है कि पीटीएच के एक अति कैल्शियम रक्तता हार्मोन यानी कि हाइपरकैलमिक हार्मोन है क्योंकि यह रक्त में CA2+ स्तर को बढ़ाता है। यह थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिलकर यह शरीर में CA2+ स्तर को बढ़ाता है और टीसीटी देखिएगा टीसीटी के साथ मिलकर यह शरीर में CA2+ का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्या है आपका थाइमस ग्रंथि 9 पॉइंट देखिएगा 2.6 है ना। थाइमस ग्रंथि महाधमनी के उदर पक्ष पर उरोस्थी के पीछे फेफड़ों के बीच स्थित एक पालीयुक्त संरचना है। थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ग्रंथि थाइमोसिन नामक का पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। थाइमोसिन टी देखिएगा लिम्फोसाइट्स के विभेदीकरण में मुख्यतः भूमिका निभाते हैं जो कोशिका मध्य प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त थाइमोसिन तरल प्रतिरक्षा यानी ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए प्रतिजैविक उत्पादन को प्रेरित करती है। बढ़ती उम्र के साथ थाइमस का अपघटन होने लगता है। फलस्वरूप थाइमोसिन उत्पादन घट जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप वृद्धों में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कमजोर पड़ जाती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे अधिवृक्क ग्रंथि। क्या है इसमें अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथि हमारे शरीर में प्रत्येक वृक्क के अग्रभाग में एक स्थित एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथियां होती हैं। ग्रंथियां दो प्रकार के ऊतकों से निर्मित होती है। ग्रंथि के बीच में स्थित ऊतक अधिवृक्क मध्यांश या बाहरी ओर स्थित ऊतक अधिवृक्क वॉलकुट कहलाता है। अधिवृक्क मध्यांश दो प्रकार के हार्मोन का स्राव करता है जिन्हें एड्रेलिन या एपिनेफ्रिन या फिर नॉन एड्रेलिन या नॉन एपिनेफ्रिन कहते हैं। इससे सम्मिलित रूप से आपका कैटेल देखिएगा इसमें कैटे कॉर्मिनस कहते हैं। एड्रेलिन और नॉन एड्रेलिन किसी भी प्रकार के दबाव या आपातकालीन स्थिति में अधिकता में तेजी से स्रावित होता है। इसी कारण आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन का फ्लाइट हार्मोन कहलाते हैं। यह हार्मोन सक्रियता तेजी यानी आंखों की पुतलियों के फैलाव रोंगटे खड़े होना पसीना आदि को बढ़ाते हैं। देखिए
दोनों हार्मोन हृदय की धड़कन, हृदय संकुचन की क्षमता और श्वसन दर को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आपका है कैटेकोलामिन ग्लाइकोजन के विखंडन को भी प्रेरित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। साथ ही ये लिपिड और प्रोटीन के विखंडन को भी प्रेरित करता है, जिसके देखिएगा अधिवृक्क वलकुट को 3 परतों में विभाजित किया जाता है, जैसे ज़ोना, रेटिकुलेसिस आंतरिक परत, ज़ोना आपका देखिएगा fasciculata मध्य परत और ज़ोना आपका ग्लोमेरुलोसा जो कि बाहरी परत। अधिवृक्क वलकुट कई हार्मोन का स्राव करता है, जिन्हें सम्मिलित रूप से कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन या कॉर्टिकॉइड हार्मोन कहते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में संलग्न होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहलाते हैं। हमारे शरीर में कॉर्टिजोल मुख्य आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। जल और विद्युत अपघटनों का संतुलन करने वाले कॉर्टिकोस्टेरॉइड या फिर मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड कहलाते हैं। हमारे शरीर में एल्डोस्टेरोन आपका मुख्य मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोगेन आपका ग्लाइकोजन संश्लेषण ग्लूकोनियोजेनेसिस वसा अपघटन और प्रोटीन अपघटन की प्रेरित करते हैं तथा अमीनो अम्लों के कोशिकीय ग्रहण और उपयोग को अवरोधित करते हैं। कॉर्टिजोल हृदय संबंधी तंत्र के रख रखाव तथा वृक्क की क्रियाओं में भी संलग्न है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एवं आपका विशेष रूप से कॉर्टिजोल प्रतिशोध प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करता है तथा प्रतिरक्षा तंत्र की प्रतिक्रिया को अवरोधित करता है। कॉर्टिजोल लाल रुधिर कणिकाओं के उत्पादन को प्रेरित करता है। एल्डोस्टेरोन मुख्यतः वृक्क नालिकाओं पर कार्य करता है और Na+ एवं जल के पुनर्शोषण तथा K+ व फॉस्फेट आयन के उत्सर्जन को प्रेरित करता है। इस प्रकार एल्डोस्टेरोन वैद्युत अपघट्यों, शरीर द्रव के आयतन, पराशरणी दाब और रक्त दाब को बनाए रखने में सहायक होता है। एड्रिनल वॉलकुट द्वारा कुछ मात्रा में आपका एंड्रोजेनिक एस्टेरॉइड का भी स्राव होता है, जो यौनारंभ के समय अक्षिम रोम यानी जघन रोम तथा मुख्य आयन रोम की वृद्धि में भूमिका अदा करते हैं। एड्रिनल वॉलकुट द्वारा हार्मोन के अल्प स्रावन के कारण कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर विपरीत प्रभाव डालता है, जिसके कारण अत्यंत दुर्बलता एवं थकावट का अनुभव होता है तथा एडिशन रोग हो जाता है। नेक्स्ट में आपका क्या है देखिएगा अग्नाशय। अग्नाशय एक संयुक्त ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी और अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों के रूप में कार्य करते हैं। अंतःस्रावी अग्नाशय लैरिंगेंस द्वीपों से निर्मित होता है। साधारण मनुष्य के अग्नाशय में लगभग 10 से 20 लाख लैरिंगेंस द्वीप होते हैं, जो अग्नाशयी ऊतकों का 1 से 2% होता है। प्रत्येक लैरिंगेंस द्वीप में मुख्य रूप से 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें अल्फा और बीटा कोशिकाएं कहते हैं। अल्फा कोशिकाएं जो कि आपका ग्लूकागॉन तथा बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लूकागॉन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो सामान्यतः रक्त शर्करा स्तर के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। ग्लूकागॉन मुख्य रूप से यकृत कोशिकाओं पर कार्य कर ग्लाइकोजन अपघटन को प्रेरित करता है, जिसके फलस्वरूप रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त देखिएगा पेट ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है, ठीक है, जिससे हाइपरग्लाइसेमिया अति ग्लूकोज रक्तता होती है। ग्लूकागॉन कोशिका शर्करा के आपका अभिगमन और उपयोग को कम करता है, अतः ग्लूकागॉन हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। इंसुलिन भी एक प्रोटीन हार्मोन है जो ग्लूकोज आपका समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन मुख्यतः हिपेटोसाइट और आपका एडिपोसाइट पर कार्य करता है और कोशिकीय ग्लूकोज अभिग्रहण और उपयोग को बढ़ाता है। इसके फलस्वरूप ग्लूकोज तीव्रता से रक्त हिपेटोसाइट और एडिपोसाइट में जाता है तथा रक्त शर्करा का स्तर कम यानी हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है। इंसुलिन लेच कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया में प्रेरित करती है। रक्त में ग्लूकोज समस्थापन का नियमन सम्मिलित रूप से 2 हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागॉन द्वारा होता है। लंबी अवधि में हाइपरग्लाइसेमिया अति ग्लूकोज रक्तता होने पर डायबिटीज मेलाइटिस बीमारी हो जाती है, जो मूत्र के साथ शर्करा का ह्रास और हानिकारक पदार्थ जैसे कीटोन बॉडीज के निर्माण से जुड़ी होती है। मधुमेह के मरीजों को इंसुलिन द्वारा सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा विर्शन है। नर में देखिएगा, इसमें नर में उदर गुहा पेडू के बाहर विर्शन कोश में एक जोड़ी विर्शन स्थित होता है। वृषण प्राथमिक लैंगिक अंग के साथ ही अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करता है। वृषण शुक्रजनक नालिका भरण और अंतराली ऊतक का बना होता है। देखिएगा लैडिंग कोशिकाएं जो अंतराली कोशिकाएं अंतरनालिकीय स्थानों में उपस्थित होती हैं और एड्रोजन या नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रमुख हार्मोन का स्राव करती है। एंड्रोजन नर के सहायक जनन अंगों जैसे कि देखिएगा इसमें एपिडियामिस, शुक्रवाहिका, सेमिनल, वेसिकल, प्रोस्टेट ग्रंथि, यूरेथ्रा आदि के परिवर्धन परिपक्व और क्रियाओं का नियमन करते हैं। यह हार्मोन पेशीय वृद्धि, मुख और अक्षिम रोग में वृद्धि यानी कि आपका बोधात्मकता, निम्न स्वर मान या आवाज इत्यादि को उत्तेजित करता है। एंड्रोजन शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया में प्रेरक भूमिका निभाते हैं। एंड्रोजन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य कर नर लैंगिक व्यवहार लिबिडो को प्रभावित करते हैं। ये हार्मोन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट उपापचयी प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट हमारा अंडाशय है।
मादाओं के उभर में अंडाशय का एक युग्म जोड़ा होता है। अंडाशय एक प्राथमिक मादा लैंगिक अंग है जो प्रत्येक मासिक चक्र में एक अंडे को आपका उत्पादित करते हैं। इसके अतिरिक्त अंडाशय दो प्रकार के स्टेरॉइड हार्मोन समूहों का भी उत्पादन करते हैं जिन्हें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। अंडाशय अंडपुटक और वरक ऊतक का बना होता है। एस्ट्रोजन संश्लेषण का स्राव प्रमुख रूप से परिवर्तित हो रहे अंडाशयी पुटकों द्वारा होता है। अंडोत्सर्ग के पश्चात विखंडित पुटिका जो कॉर्पस लुटियम में बदल जाता है, जो कि मुख्यतः प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। ठीक है ना, प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस लुटियम में। एस्ट्रोजन स्त्रियों में द्वितीय लैंगिक अंगों की वृद्धि तथा क्रियाओं को प्रेरणा प्रेरणा अंडे पुटिकाओं को परिवर्धन, द्वितीय लैंगिक लक्षणों का प्रकटन जैसे उच्च आवाज की स्वरमान, स्तन ग्रंथियों का परिवर्धन इत्यादि अनेक क्रियाएं करते हैं। एस्ट्रोजन स्त्रियों के लैंगिक व्यवहार का नियामक भी है। प्रोजेस्टेरोन प्रवस्था आप देखिएगा प्रसवता में सहायक होते हैं। प्रोजेस्टेरोन दुग्ध ग्रंथियों पर भी कार्य करके दुग्ध संग्रह कोशिकाओं का निर्माण और दुग्ध के स्राव में सहायता करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 19.3 में क्या हृदय वृक्क और जठर आंतरिय पथ के निर्माण के हार्मोन। ठीक है ना। अब तक हम अंतःस्रावी ग्रंथियों और उनके हार्मोन के बारे में समझ चुके हैं। यद्यपि पहले इंगित किया जा चुका है कि हार्मोन का स्राव कुछ अन्य अंगों द्वारा भी होता है जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं है। उदाहरण के लिए हृदय की आलिंद भित्ति द्वारा एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव होता है जिसे हम एड्रियल नेटियोटेरिक कारक यानी कि AANF कहते हैं। यह रक्त दाब को कम करता है। जब रक्त दाब बढ़ जाता है तो एनएफ के स्राव और इसकी क्रिया फलस्वरूप रक्त वाहिकाएं विस्फारित हो जाती है तथा रक्त दाब कम हो जाता है। वृक्क की देखिएगा इसमें जस्ट्राव मेरुलर कोशिकाएं इरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती हैं जो रक्ताणु उत्पत्ति आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करता है। जठर आंतरिय पथ के विभिन्न भागों में उपस्थित अंतःस्रावी कोशिकाएं चार मुख्य पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती हैं। गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, आपका कोलिसिस्टोकाइनिन और जठर अवरोधी पेप्टाइड, जो कि आपका ये सब है। गैस्ट्रिन जठर ग्रंथियों पर कार्य पर कर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिनोजेन के स्राव को प्रेरित करता है। सेक्रेटिन बाह्य स्रावी अंगनाशय पर कार्य करता है और जल तथा बाइकार्बोनेट आयनों के स्राव को प्रेरित करता है। कोली देखिएगा कोलिसिस्टोकाइनिन अग्नाशय और पित्ताशय दोनों पर कार्य कर क्रमशः अग्नाशय एंजाइम और पित्त रस के स्राव को प्रेरित करता है जो आईपी जठर स्राव को उसकी गतिशीलता को अवरुद्ध करता है। अनेक अन्य ऊतक जो अंतःस्रावी नहीं है कई हार्मोन का स्राव करते हैं जिन्हें वृद्धि कारक कहते हैं। ये वृद्धि कारक ऊतकों की समान वृद्धि और उनकी मरम्मत और पुनर्जनन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट हमारा है लास्ट हार्मोन क्रिया की क्रियाविधि। हार्मोन लक्ष्य ऊतकों पर उपस्थित हार्मोन देखिएगा हार्मोन ग्राही विशिष्ट प्रोटीन से जुड़कर अपना प्रभाव डालते हैं। लक्ष्य कोशिका झिल्लियों पर उपस्थित हार्मोन ग्राही झिल्ली योजित ग्राही और आपका कोशिका के अंदर उपस्थिति ग्राही अंतः कोशिकीय ग्राही कहलाते हैं जिसमें से अधिकांश केंद्रीय ग्राही केंद्रक में उपस्थित होते हैं। हार्मोन ग्राहियों के साथ जुड़कर हार्मोग्राही सम्मिलित का निर्माण करते हैं। प्रतिग्राही सिर्फ एक हार्मोन के लिए विशिष्ट होता है। अंतःग्राही विशिष्ट होते हैं। हार्मोन आपको देखिएगा ग्राही सम्मिश्र के बनने से लक्ष्य ऊतक में कुछ जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अतः लक्ष्य ऊतक में उपापचय एवं कार्यकी के नियमन हार्मोन होता है। रासायनिक प्रकृति के आधार पर हार्मोन को समूहों में विभाजित किया जाता है जैसे कि पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन जैसे इंसुलिन ग्लूकागोन प्यूस ग्रंथि हार्मोन हाइपोथैलेमिक हार्मोन इत्यादि। एस्ट्रॉइड में देखिएगा वो कॉर्टिजोल है, टेस्टोस्टेरोन है, आपका एस्ट्रोडायोल है और आपका प्रोजेस्टेरोन है। देन आपका है आयोडोथायरोनिन में थायराइड हार्मोन है। नेक्स्ट में है अमीनो अम्लों का वैध उदाहरण के लिए आपका एपिनेफ्रिन है। ठीक है। जो हार्मोन झिल्ली के योजित ग्रहियों से क्रिया करते हैं वे साधारणतः लक्ष्य कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाते हैं लेकिन द्वितीयक आपका संदेहवाहकों का उत्पादन कर जैसे कि चक्रीय एमपीए आईपी CA2+ आदि अंततः कोशिकीय उपापचय का नियमन करते हैं। अंतर कोशिकीय ग्राहियों से क्रिया करने वाले हार्मोन जैसे स्टेरॉइड हार्मोन या फिर आयोथोरोडाइन हार्मोन, ये दोनों हार्मोन जो हार्मोन हार्मोन ग्राही समिष्ट और जीनोम की पारस्परिक क्रिया से जीन की अभिव्यक्ति अथवा गुणसूत्र क्रिया का नियमन करते हैं। संयुक्त जैव रासायनिक क्रियाएं शरीर की कार्य की तथा वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ठीक है। तो ये आपका सब डायग्राम में दिया गया डियर। ये थी क्लासेस और लास्ट हो गया 11 क्लास आप लोग का। यदि आप लोग को हिंदी मीडियम में चाहिए तो 12 क्लास स्टार्ट होगा और नहीं तो इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो 10 चैप्टर से लेकर 19 चैप्टर तक मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को क्लास दे दूँ इंग्लिश मीडियम में भी। तो थैंक यू। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा डियर। ये रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग बुक की तरह हो रहा है इसलिए मैं फास्ट चल रही हूँ। आप लोग ये नहीं सोचना बहुत फास्ट। आप लोग एक बार कहीं भी बैठे हो कहीं भी खेल रहे हो कूद रहे हो उस समय भी सुन सकते हैं अपना ब्लूटूथ लगा के। ठीक है, ताकि आपके एक रिविजन हो सके। बाय बाय।